Hello friends, you are welcome in Million Concept of English। हम पढ़ रहे हैं लिटरेरी टर्म्स और लिटरेरी टर्म्स पर ये आपका 14th वीडियो है। और जिस लिटरेरी टर्म्स हम इन दो बुक से एमएच अब्राहम और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी दोनों से मिलकर पढ़ रहे हैं और हमारा काम है एमएच अब्राहम को सरल बनाना। और ये सारे वीडियो आप इस प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और आज जो पढ़ने वाले हैं वो है आपकी दो टर्म, एम्पैथी एंड सिंपैथी में डिफरेंस और यूफोनी और कोकाफोनी में डिफरेंस। यहाँ समझिए कि एम्पैथी और सिंपैथी को लोग लगभग एक समान समझते हैं और दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। देखिए, हिंदी में इसका जो मीनिंग निकल रहा है वो है समानुअनुभूति, यानी कि दूसरे के समान ही कोई फीलिंग अनुभव करना। और सिंपैथी का मतलब होता है दूसरों पर सहानुभूति प्रकट करना। तो ये लिटरेचर में क्या इनके एग्जाम्पल हैं वो देखते हैं। अब एम्पैथी को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। ध्यान दीजिए, आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना होगा कि मेरी जगह खुद को रख कर देखिए, यदि मेरी जगह आप खुद होते तो क्या करते। तो कहने का मतलब है एम्पैथी वो फीलिंग है दूसरों की जगह स्वयं को रखकर देखना। समझ गए होंगे। एम्पैथी का मतलब हुआ दूसरों की तरह स्वयं को रखकर देखना। जैसे कि आपने लोगों से कई बार कहा होगा, हम आपसे अलग थोड़े ही हैं, यानी कि हम बिल्कुल आपके ही तरह हैं, या हम सब एक ही नाव पर सवार हैं, या हमें अपनी जगह ही समझो। तो हम ये लोगों को दिलासा देने की बात करते हैं। ये बात कहते हैं कि जैसा आप महसूस कर रहे हो सेम वे हम भी महसूस कर रहे हैं, यानी हम आपसे बिल्कुल भी अलग नहीं है। जिसे हम कई बार कह सकते हैं, आई नो हाउ यू फील, मैं जानता हूं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, यानी कि हम भी वैसा ही महसूस कर रहे हैं जैसा कि वो महसूस करता है। अब एमएच अब्राहम और जो ऑक्सफोर्ड ने इसको एक्सप्लेन किया है उसके अनुसार समझते हैं। In the 19th century, German theorists developed the concept of इन्फुलुंग। इन्फुलुंग के कंसेप्ट को डेवलप किया और ये वर्ड जो है ये जर्मन वर्ड है। और इस जर्मन वर्ड इन्फुलुंग का जो मीनिंग है वो है फीलिंग इनटू, और फीलिंग इनटू का मीनिंग बैठता है महसूस करना। एंड इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड एज सिंपैथी, सॉरी एम्पैथी, और इसी शब्द को एम्पैथी के रूप में ट्रांसलेट किया गया। यानी फीलिंग इनटू, यानी कि किसी की भावनाओं को अपने अंदर वैसे ही महसूस करना। इन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो है एम्पैथी सिग्निफाइज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वन सेल्फ विद एन ऑब्जेक्ट पर्सन और object which is so close that one seems to participate in posture, motion, sensation that one observe। कहने का मतलब है कि एम्पैथी जो शब्द का अर्थ है एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वन सेल्फ, यानी कि स्वयं की पहचान, यानी किसी देखे गए व्यक्ति या वस्तु के साथ स्वयं की पहचान करना। हालांकि उस व्यक्ति जिसको हम देख रहे हैं दूसरे व्यक्ति की मुद्रा, मोशन, सेंसेशन एंड अदर जो ऑब्जर्व है जिसको हम और चीज़ें देखते हैं, उन सारी चीज़ों में हम भाग लेते हुए महसूस होते हैं। यानी कि हम उसी के साथ साथ अपनी आइडेंटिटी को पहचानने लगते हैं। यानी जिस व्यक्ति से को हम देख रहे हैं उसी के अनुसार हम अपनी आइडेंटिटी को बना लेते हैं, यानी अपने व्यक्तित्व को उसी के अनुरूप बना लेते हैं।
अब एमएच अब्राहम कहते हैं कि एम्पैथी इज एन इनवॉलंटरी प्रोजेक्शन ऑफ आवर सेल्फ इनटू एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को या वस्तु को हम देखते हैं तो हम उसी के अनुरूप हो जाते हैं। और ये उसी के अनुरूप बनना क्या है? इनवॉलंटरी प्रोजेक्शन है, यानी कि हम अनैच्छिक रूप से, यानी बिना किसी इच्छा के अपने आप को उसी की आइडेंटिटी में ढाल लेते हैं। एंड कॉमनली एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ एन इनर मिमिक्री, और इसको मान लिया जाता है कि जो रिजल्ट है, यानी कि हम अपनी आइडेंटिटी को उसके अनुरूप बना लेते हैं। और ये क्यों होता है? ये हमारे इनर मिमिक्री के कारण होता है, यानी कि हम आंतरिक तौर पर उसके हाव भाव की नकल करते हैं और आंतरिक नकल के कारण हम उसकी तरह बन जाते हैं। तो कहने का मतलब दूसरों के तरह ही, दूसरों के समरूप ही फील करना एम्पैथी कहलाता है। उम्मीद कर रहे हैं थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगले कह रहे हैं कि दैट इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इवोक्स इंसिपिसेंट मैस्कुलर मूवमेंट विच आर नॉट experienced as one's own sensation but as though they were attributes of the outer object. The object may be human or non-human or even inanimate. यहाँ पर कह रहे हैं भी जब हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु को देखते हैं तो नेचुरली वो उसकी तरह महसूस करते हैं। भाई इसी बात का तो हमने एम्पैथी कहा है। तो द ऑब्जर्वेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इवोक्स इंसिपिएंट मैस्कुलर मूवमेंट, तो दूसरों को देखना हमारे अंदर, हमारे अंग प्रत्यंग में हलचल उत्पन्न कर देता है, यानी कि एक सेंसेशन हमारी बॉडी में उत्पन्न हो जाती है जब हम दूसरे को देखते हैं। बट एज दो दे वर एट्रीब्यूट्स द आउटर ऑब्जेक्ट, तो जो हमारे सेंसेशन होते हैं वो हमारे अंदर कोई भावना नहीं उत्पन्न होती, बल्कि हम दूसरों को देखकर हमारे मांसपेशियों में हलचल उत्पन्न होती है। तो ये ऑब्जेक्ट, बाहरी ऑब्जेक्ट ह्यूमन हो सकता है, नॉन ह्यूमन हो सकता है और इनएनिमेट हो सकता है। तो यहाँ पर दूसरी बात ये निकल कर आ रही है, ये कह रहे हैं कि जब हम एम्पैथी को महसूस करते हैं तो वो बाहरी ऑब्जेक्ट के कारण होती है जो हमारे शरीर में सनसनी पैदा करती है। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं। जॉन कीट्स का एग्जाम्पल है, व्हेन जॉन कीट्स सेड दैट ही बिकम्स अ पार्ट ऑफ ऑल आई सी, वो कहते हैं कि जो कुछ मैं देखता हूँ उसी का एक हिस्सा बन जाता हूँ, यानी कि उसी में मैं रम जाता हूँ। कभी कभी हम भी फिल्म और कोई ड्रामा देखते हैं तो क्या करते हैं कि हम अपने आप को उस कैरेक्टर के समकक्ष रख लेते हैं, हम अपने आप को वही मान लेते हैं और वही फीलिंग जो वो महसूस करता है हम वही महसूस करते हैं। दैट इज एम्पैथी। तो इन्होंने कहा अ पार्ट ऑफ ऑल आई सी, यानी कि मैं उसी का हिस्सा बन जाता हूं जो मैं देखता हूं। इफ अ स्पैरो कम्स बिफोर माई विंडो आई टेक पार्ट इन इट्स एग्जिस्टेंस एंड पिक अबाउट द ग्रेवल। बोले अगर कोई स्पैरो खिड़की पे दिखाई दे जाती है, अगर वो कीड़े या कोई दाना चुगती हुई लगती है तो मैं उसके एग्जिस्टेंस में हिस्सा लेना शुरू कर देता हूँ, यानी कि उसी जैसा महसूस करना शुरू कर देता हूँ और मैं ग्रेवल उठाने लगता हूँ, यानी कंकड़ उठाने लगता हूँ, यानी कि उसी की तरह एक्टिंग जो है जॉन कीट्स करने लगते हैं। तो ये जो इमोशंस हैं ये आपकी एम्पैथी कहलाती हैं। और एग्जाम्पल है, ये रचना है एट इथाका, क्या रचना है? एट इथाका, और ये इसकी पोइम है और इस पोइम के जो कंपोजर हैं
HD यानी कि हिल्डा डूलिटिल, इनकी पोइम है और ये एम्पैथी का बहुत अच्छा उदाहरण है। इसमें क्या है, समुद्र की लहरें में एम्पैथेटिक भाव दिखाया गया है। स्टोरी क्या है, देखिए रचना है ओडिसी, और ओडिसी में हीरोइन जो है वो पेनिलोप है और वो अपने हस्बैंड ओडिसियस का लंबे समय से इंतज़ार कर रही है और वो समुद्र के किनारे खड़ी हुई है। तो समुद्र भी जैसे कि उस महिला के हाव भाव हैं उसी में एम्पैथी दिखाई देती है। एग्जाम्पल देखिए, ओवर एंड बैक द लॉन्ग वेव्स क्रॉल, यानी कि बार बार जो लंबी लहरें हैं वो रेंगती हैं। एंड ट्रैक द सैंड विद फोम, और रेत पर फोम के साथ आगे बढ़ती हैं। नाइट डार्कन्स एंड द सी, रात अंधेरी हो जाती है। एंड द सी टेक्स ऑन दैट डिस्परेट टोन ऑफ डार्क, तब समुद्र स्वयं उस अंधेरे का जो हताश स्वर है, जो हताशा है, उसको अपना लेता है। दैट वाइफ्स पुट ऑन व्हेन ऑल देयर लव्स इज डन, जिसे पत्नियां तब अपनाती हैं जब उनका सारा प्यार खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि पेनिलोप समुद्र के किनारे सैड पोजीशन में है, अपना दुख प्रकट कर रही है। तो उसी तरह रात के अंधेरे का जो हताश स्वर है, समुद्र भी उसको अपना लेता है। तो वही फीलिंग समुद्र अपना लेता है, इससे हम एम्पैथी बोलते हैं। अब बात करते हैं सिंपैथी। अब सिंपैथी का मतलब सहानुभूति है। तो सहानुभूति आप जानते ही हैं कि जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो हम उसको सांत्वना देते हैं और हम खुद दुखी हो जाते हैं। उस जैसा तो महसूस नहीं करते, वो दर्द, सिंपैथी में जो व्यक्ति जो दर्द महसूस करता है, हम उस दर्द को अपने अंदर महसूस नहीं करते, बल्कि उसकी दर्द पर हम दया दिखाते हैं। तो दोनों में अंतर है, उसमें महसूस करना है सेम, और इसमें क्या है, केवल दया दिखाना होता है। पढ़ते हैं, सिंपैथी इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एम्पैथी। एम्पैथी इज फीलिंग इनटू द फिजिकल स्टेट एंड सेंसेशन। एम्पैथी का मतलब होता है शारीरिक जो स्थिति है और संवेदनाएं हैं उनको महसूस करना। लेकिन सिंपैथी क्या है, बट सिंपैथी डिनोट्स फेलो फीलिंग, यानी कि साथी भावनाओं को दर्शाती है, अपने अंदर की भावनाओं, साथी भावनाओं दर्शाती है। नॉट फीलिंग इनटू फिजिकल स्टेट एंड सेंसेशन, यानी कि शारीरिक स्थिति और संवेदना को नहीं दर्शाती, बल्कि साथी भावनाओं को दर्शाती है। फीलिंग अलॉन्ग विद द मेंटल स्टेट एंड इमोशन, उस व्यक्ति की जो मेंटल स्थिति होती है, जो उसकी भावनाएं होती हैं, उसको हम महसूस करते हैं, यानी कि उनको हम महसूस करके व्यक्त करते हैं, यानी वो दर्द महसूस नहीं करते। ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग, ऑफ नॉन ह्यूमन बीइंग्स, ऑफ हुम एट्रीब्यूट्स ह्यूमन इमोशंस, यानी कि जो ह्यूमन इमोशंस हमको बताई जाती हैं, रोना या उसके साथ सहानुभूति व्यक्त करना, इस प्रकार की हम भावनाओं को व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, रॉबर्ट बर्न्स का एक पोइम है टू अ माउस, ये पोइम का नाम है। इज एन इंगेजिंग एक्सप्रेशन ऑफ हिज क्विक सिंपैथी विद द टेरर ऑफ द माउस, यानी कि ये पोइम है, कवि जो है एक खेत में हल जोत रहा है और जोतते समय एक चूहे के बिल को वो नष्ट कर देता है और कवि को पछतावा होता है, यानी पश्चाताप करता है। तो ये पोइम जो है
उस चूहे के प्रति पोइट की सिंपैथी और उसका रिमोर्सनेस यानी कि पछतावा को दर्शाती है। और ये पोइम जो है ये स्कॉटिश डायलेक्ट में है, यानी कि इसकी जो बोली है वो स्कॉटिश है, तो इंग्लिश से डिफरेंट है। पढ़ने की कोशिश करते हैं। बी सिलिकेट कॉरन टिमरस बिसेट, ओ व्हाट अ पैनिक इन दाई ब्रेस्टी। यहाँ पर अर्थ है छोटे चिकने घिरे हुए डरे हुए जानवर, ओ व्हाट अ पैनिक इन दाई ब्रेस्ट, तुम्हारे दिल में क्यों घबराहट है। दाउ नीड नॉट स्टार्ट अवे हैस्टी, बोले तुमको इतनी जल्दी भागने की जरूरत नहीं है। द विक्रेन ब्रेटिल, विक्रेन ब्रेटिल का मतलब है जो मैं हल चला रहा हूँ इसकी नोक जो है, इसकी जो जिससे हम हल जोतते हैं वो है आई वेड बी लेस रेन क्लैश दी बाई मर्डर रिंग पेटल। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हल चलाने की जो नोक घातक है उससे मुझे तुम्हें मारने का कोई भी इरादा नहीं था। तो ये सहानुभूति उसके दर्शाई गई है। अगर मान लिया चूहा डर रहा है तो हम उसके प्रति सहानुभूति दर्शा रहे हैं, उसके जैसे महसूस नहीं कर रहे। अब यूफोनी और कैकोफोनी जानते हो, ये है श्रुति मधुरता, यानी कि सुनने में कोई चीज़ मधुर होती है, और कैकोफोनी होती है बेसुरापन। तो श्रुति मधुरता का मतलब ही समझ गए होंगे, सुनने में कोई भी चीज़ मधुर लगे। तो यूफोनी इज अ टर्म इन विच स्ट्राइक्स द ईयर एज स्मूथ प्लीजेंट एंड म्यूजिकल, जो कानों को सुरीली लगे, सुहावनी लगे और संगीतमय लगे, वही वर्ड तो यूफोनी कहलाएंगे। कीट्स का एग्जाम्पल है द ईव ऑफ सेंट एग्नीज। द ईव ऑफ सेंट एग्नीज इनकी सुंदर रचना है, जिसमें आप जानते हैं हीरोइन कौन है। हीरोइन है मैडलिन और हीरो है पोरफायरो। तो दोनों की कहानी है। तो जब पोरफायरो मैडलिन के महल में जाता है तो वहाँ पर जो खान पान का दृश्य है, जो खाने का सामान रखा है, तो देखिए कैसे सुंदर सुंदर शब्दों का यहाँ पर यूज किया गया है। वाइल ही फोर्थ फ्रॉम द क्लोजेट ब्राउट अ हीप, वह अलमारी से एक ढेर निकाल के लाया। किस बात का ढेर था? ऑफ कैंडिड एप्पल क्वींस एंड प्लम एंड गॉड। कैंडिड एप्पल यानी कि कैंडिड एप्पल लेके आया। तो कैंडिड एप्पल कौन होते हैं, कैसे होते हैं? वो एप्पल जो कैंडी के जेली से यानी कैंडी के लेप में लिपटे होते हैं, वो एप्पल कैंडिड एप्पल कहते हैं। क्वींस भी एक प्रकार का फल है। बेर लाया और लौकी की सब्जी लाया। विद जेली सूदर देन द क्रीमी कर्ड, जो क्रीमी दही होता है उससे भी मुलायम वो जेली लेके आया। एंड लूसेंट सिरप, और चमकदार शरबत लेके आया। टिंट विद सिनामन, जिसमें दालचीनी मिली हुई थी। मन्ना एंड डेट्स, मन्ना आपने पढ़ा होगा ला बेल डैम सेंट मर्सी में, उसमें बताया गया है कि बहुत ही दिव्य भोजन होता है। एंड डेट्स, खजूर लेके आया। इन एर्गोसी ट्रांसफर, जो बड़े बड़े जहाज़ों के द्वारा उनको लाया गया था। फ्रॉम फेज, फेज एक जगह का नाम है, और फेज कहाँ की जगह? मोरक्को का एक स्थान है। एंड स्पाइड डेनिटीज एवरीवन फ्रॉम सिल्किन समरकंद कैड्राट लेबनन, और मसालेदार स्वादिष्ट व्यंजन लेके आया जो समरकंद के सिल्किन यानी कि रेशम में लिपटे हुए थे, ढके हुए कह सकते हो, और कैड्राट लेबनान, और लेबनान से जो आई हुई सिल्क थी उससे ढके हुए थे। कैड्राट का मतलब होता है यहाँ पर कि जो
कैड्रार का अर्थ है देवदार के वृक्ष। तो देवदार का वृक्ष लेबनान में जो है वहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष माना जाता है। तो यहाँ पर कैड्रार यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो वो लेबनान जहाँ पर देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं, उस लेबनान से और समरकंद से जो सिल्क लाया गया था, उस सिल्क से ये व्यंजन ढके हुए थे। तो यहाँ पर शब्दों का जो चयन है वो आपके कानों को सुरीलापन लग रहा है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि द एनालिसिस ऑफ द पैसेज विल शो हाउएवर what seems to be purely auditory agreeableness is due more to the significance of words। यानी कि सुरीलापन है वो एग्रीएबलनेस तो है ही, लेकिन इसकी जो एग्रीएबलनेस है यानी कि सुरीलापन है वो शब्द के महत्व के कारण भी ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि जिस सिचुएशन में जो वर्ड यूज होने चाहिए उनके कारण उसका सुरीलापन बढ़ जाता है। दूसरी तरफ कैकोफोनी है बेसुरापन। देखिए बेसुरापन कभी जब यूज करता है तो उसका मतलब किसी के कान को फोड़ना नहीं है, बल्कि एक प्रकार का हास्य उत्पन्न करना होता है, एक प्रकार की कॉमेडी टाइप का उत्पन्न करना होता है। तो कह रहे हैं ऑन द अदर हैंड इन कैकोफोनी और डिसोनेंस दोनों का एक ही अर्थ है बेसुरापन। द लैंग्वेज विच परसीव्स एज हार्श रफ एंड अनम्यूजिकल, जो कर्कश है, रफ है और संगीत में नहीं है। द डिस्कॉर्डेंसी द इफेक्ट नॉट ओनली द साउंड ऑफ वर्ड्स बट आल्सो देयर सिग्निफिकेंस, और जो डिस्कॉर्डेंसी है और जो बेसुरापन है या जो बेमेलपन है वो केवल साउंड के कारण ही नहीं बल्कि शब्दों के गलत महत्व के कारण भी हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, डॉबर बीच की लाइन है ले लाइक द फूल्स द ब्राइट ग्रिडल फडल। तो ग्रिडल फडल का इन्होंने यूज किया है जिसका कोई बहुत सुरीलापन नहीं बनना है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं लहरों की। ले लाइक द फूल्स वो तहें की तरह लेटी हुई थी, पड़ी हुई थी। ब्राइट ग्रिडल फडल जैसे चमकती हुई करधनी की जो है तहे हों। और यहाँ पर कह रहे हैं कि कोकाफनी जो है मे आल्सो बी डेलिब्रेट फंक्शन फॉर ह्यूमर, यानी कि ह्यूमर उत्पन्न करने का जानबूझकर इसका मेन उद्देश्य हो सकता है। जैसे रॉबर्ट ब्राउनिंग की पाइड पाइपर जो पोइम है उसमें क्या कह रहे हैं, आपने सुनी होगी ये पोइम कि एक राजा था जिसके महल में पूरे राज्य में बहुत सारे चूहे थे। तो एक चूहे पकड़ने वाला बुलाते हैं जो बांसुरी बजाकर चूहों को ले जाता है। तो उन चूहों के बारे में बात कर रहे हैं। रैट्स दे फॉट फॉर डॉग्स एंड किल्ड द कैट्स, ये चूहे जो कुत्तों से लड़ जाते थे बिल्लियों को मार डालते थे। स्प्लिट ओपन द कैक्स ऑफ साल्टेड स्प्रेड्स, जो साल्टेड स्प्रेड्स यानी कि मसालेदार नमक युक्त जो मछलियाँ रखी होती थी कैक्स में यानी कि टीन के पीपों में, उनको भी वो फाड़ डालते थे। मेड नेस्ट इनसाइड द मैन संडे हेड्स, और मैन के जो संडे के हेड होते थे उनमें अपने वो घोंसले बना लेते थे, यानी वो अपने बिल बना लेते, वहीं भी रहने लगते थे। तो यहाँ पर इन लाइनों को आप देखेंगे तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपको सुरीलापन दिखाई नहीं देगा, बट यहाँ पर ह्यूमर उत्पन्न होता है। तो ये कुछ शब्द थे, उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।